बिहार जातिवार सर्वे जनगणना ओबीसी आंदोलन का जात्यंतक क्रांति पर्व शुरू। लेखक प्रोफेसर श्रवण देवरे, संस्थापक अध्यक्ष ओबीसी राजकीय आघाड़ी। मराठी से हिंदी अनुवाद चंद्रभान पाल। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार ने भारी विरोध और कई बाधाओं को पार करते हुए अपने राज्य में जातिवार जनगणना कराई। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उनके द्वारा जनगणना के आंकड़ों और सूचनाओं की घोषणा के बाद देश भर में तत्काल प्रतिक्रिया हुई। चूंकि जातिवार जनगणना का विषय जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर उठने वाली प्रतिक्रिया को स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणी और अब्राह्मणी छावनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन दोनों खेमों की एक प्रतिनिधि अभिव्यक्ति दैनिक इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के 13 अक्टूबर 2023 के अंक में 2 बुद्धिजीवियों योगेंद्र यादव और मनीष सभरवाल ने जातिवार जनगणना पर लेख प्रकाशित किया है। स्वाभाविक रूप से योगेंद्र यादव अब्राह्मणी खेमे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि मनीष सभरवाल ब्राह्मणी खेमे से हैं। योगेंद्र यादव ने जातिवार जनगणना को सीधे तौर पर जाति समाप्ति से जोड़ दिया है। अपने लेख के अंत में वे स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जाति जनगणना जाति की जकड़न को तोड़ने, अवसरों की समानता के संवैधानिक वादे को पूरा करने और बाबा साहेब के जाति उन्मूलन के सपने को साकार करने में मदद करेगी। ऐसी स्पष्ट भूमिका योगेंद्र यादव की है। लेकिन सभरवाल, जो ब्राह्मण खेमे के प्रतिनिधि हैं, अवसर की समानता के लिए गांधी के सर्वोदयवादी मार्ग का सुझाव देते हैं। गांधी जी का मानना था कि सर्वोदय, सभी का विकास, अंत्योदय, कमजोरों का कल्याण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। गांधीवाद का मार्ग जाति के अंत का नहीं, बल्कि जाति सामंजस्य का मार्ग है। सभरवाल ने आशंका व्यक्त की है कि जातिवार जनगणना से अधिक आरक्षण की मांग बढ़ेगी, लेकिन ये कहते हुए कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, वे सामान्यतया किंतु परंतु की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आरक्षण का उपयोग सामाजिक न्याय के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसलिए अब आरक्षण खत्म करने का समय आ गया है, तो जाति आधारित जनगणना क्यों? वे भी ऐसा मुद्दा उठाते हैं। फुले पेरियार अम्बेडकरवादी अब्राह्मणी खेमे के जाति समाप्ति के सिद्धांतों का खंडन ब्राह्मणी खेमा सीधे तौर पर नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें उन सिद्धांतों को मजबूरी में बिना शर्त स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन वे किंतु परंतु का प्रयोग करके उन सिद्धांतों को विकृत कर देते हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जातिवार जनगणना से कुछ जात्यंतक अवधारणा व सूत्र स्पष्ट रूप से सिद्ध हुए हैं। फुले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन में कुछ शब्द आम बोलचाल के शब्द बन गए। इसमें एक शब्द है 3.5% की संस्कृति। वर्ष 1982 में भटके विमुक्त के नेता उपकार लक्ष्मणराव माने ने कोल्हापुर में आयोजित विषमता निर्मूलन परिषद में पहली बार इसका प्रयोग किया था और तब से यह आंदोलन का आदर्श वाक्य बन गया है। जैसा कि बिहार की जातिवार जनगणना ने साबित कर दिया कि ब्राह्मणों की आबादी ठीक 3.5% ही है, इसलिए 3.5% की संस्कृति अब देश के जाति विरोधी आंदोलन का घोषवाक्य बन जाएगा। जाति विरोधी एक और फॉर्मूला माननीय कांशीराम साहब ने प्रस्तुत किया है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद उन्होंने 15 के मुकाबले 85 का फॉर्मूला पेश किया। नीतीश कुमार के जातिवार जनगणना के कारण इस फॉर्मूले को अब देश को आधिकारिक तौर पर अपनाना होगा, क्योंकि बिहार की जनगणना में तिलक जोड़ तराजू जोड़ तलवार यानी ब्राह्मण जोड़ वैश्य जोड़ क्षत्रिय कथित उच्च जातियों की आबादी 15% सिद्ध हुई और शूद्राद्यति शूद्र यानी दलित जोड़ आदिवासी जोड़ ओबीसी की आबादी ठीक 85% साबित हुई है। बिहार की जातिवार जनगणना ने एक और भ्रम का भंडाफोड़ कर दिया है। बिहार में ठाकुर और भूमिहार जैसी जमींदार जातियां अपनी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर बताती थीं और राजनीतिक सत्ता में इतनी हिस्सेदारी बताकर आरक्षण मांगती थीं। लेकिन जातिवार जनगणना हुई और इन जातियों का बनाया हुआ भ्रम का गुब्बारा फूट गया। इस जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजपूत 3.5%, भूमिहार 2.8% साबित हुए। उनके अवास्तविक दावों को अब स्थायी झटका दे दिया गया है। महाराष्ट्र में मराठा जाति भी अपनी आबादी का प्रतिशत 35% तक बढ़ा चढ़ाकर बताती है और उसी के आधार पर सत्ता पर कब्जा करके ओबीसी आरक्षण की मांग भी करती है। अगर महाराष्ट्र में जातिवार जनगणना कराई जाए तो सही आंकड़े सामने आ जाएंगे और मराठों द्वारा बनाया गया भ्रम भी टूट जाएगा। चूंकि महाराष्ट्र भी बिहार की तरह ओबीसी बहुल है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि यहाँ भी ओबीसी 60 से 65% साबित होंगे और मराठा आबादी बहुत कम 5 से 8% साबित होगी। जातिवार जनगणना ये भी साबित करेगी कि 75 वर्षों से मराठों को हर क्षेत्र में उनकी संख्या से 10 गुना अधिक प्रतिनिधित्व मिला है। इसलिए ओबीसी पर आया मराठा संकट अपने आप नष्ट हो जाएगा।
चूंकि मराठा इस वास्तविक सच्चाई से अच्छी तरह परिचित है, इसलिए वे गलती से भी जातिवार जनगणना की मांग नहीं करते हैं। संघ भाजपा सरकार रोहिणी आयोग का गठन कर अति पिछड़ी ओबीसी जातियों को मुख्यधारा ओबीसी से काटने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब बिहार में जातिवार जनगणना होने से केंद्र सरकार की यह साजिश असफल हो जाएगी, क्योंकि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और निष्कर्ष एक नमूना सर्वेक्षण पर निर्भर है, इसलिए वो अस्थायी और कम विश्वसनीय है। इस पर आधारित सरकारी योजनाएं अप्रभावी होने वाली हैं। किंतु जातिवार जनगणना में प्रत्येक जाति का बहुत विस्तृत सर्वेक्षण शामिल होता है, इसलिए अति पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी योजनाएं अत्यंत सटीक, ठोस एवं प्रभावी ढंग से बनाई व लागू की जा सकेंगी। इस तरह रोहिणी आयोग और उसके पीछे की ओबीसी में फूट डालने की साजिश भी नाकाम हो जाएगी। जब सभरवाल अफसरों की समानता और सामाजिक न्याय के लिए गांधीवाद का मार्ग बताते हैं, तो वे कहते हैं कि सर्वोदय की भूमिका से अंत्योदय प्राप्त किया जाना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि अंत्योदय का मतलब हर कमजोर व्यक्ति को मजबूत करना है। यदि कोई व्यक्ति निर्बल है तो उसे धन देकर बलवान बनाया जा सकता है, लेकिन तब क्या होगा यदि उसे कमजोर बनाने वाली व्यवस्था जारी रहे? देश में अगर बहुसंख्यक समाज घटक को सैकड़ों वर्षों तक कमजोर बनाए रखने के लिए सरकारी स्तर पर विशिष्ट नीतियां एवं कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर लागू किए जाते रहे हों, तो उन सभी कमजोर लोगों को कमजोर से मजबूत बनाने के लिए सरकारी स्तर पर विशिष्ट नीतियां एवं कार्यक्रम लागू करने होंगे। अर्थात यदि जाति व्यवस्था के कारण अधिकांश समाज घटक वर्षों तक कमजोर बनाकर रखे गए हैं, तो सरकार को इससे छुटकारा पाने के लिए जाति उन्मूलन की ही योजना बनानी होगी, और इस जाति अंतक नीति को बनाने के लिए जातिवार जनगणना अत्यावश्यक हो जाती है। योगेंद्र यादव ने जातिवार जनगणना को जाति समाप्ति से जोड़ा, लेकिन वे इसका अधिक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। जातिवार जनगणना के कारण अधिक से अधिक आरक्षण की मांग होगी और उसके द्वारा जातियों का अंत होगा, इस तरह की गैर समझ का इस लेख से निर्माण होती है। जातिवार जनगणना फुले शाहू पेरियार अम्बेडकर के जाति उन्मूलन के सपने को साकार करने में सहायक होगी, किंतु इसका उत्तर ढूंढा जाना चाहिए कि वास्तव में क्या होगा। जाति समाप्ति का अर्थ है जाति का विनाश और जाति व्यवस्था का विनाश। यदि किसी चीज को नष्ट करना है तो इसे कैसे बनाया गया, किन मूल तत्वों का उपयोग किया गया, कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गईं, इसके लिए क्या रणनीतियां तैयार की गईं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस दर्शन का प्रयोग किया गया। यदि आप इन सभी आंकड़ों और विस्तृत जानकारी को जानते हैं, तो ही आप उस चीज को नष्ट करने का सूत्र पा सकते हैं। जाति का निर्माण करते समय सबसे बुनियादी मूल तत्व का उपयोग किया गया, वह था पेशा और पेशेवर। दुनिया भर में विकास के विभिन्न चरणों में आवश्यकता के अनुसार अलग अलग पेशों का निर्माण किया गया और पेशा करने वालों के समूह को वर्ग कहा जाने लगा। हालांकि भारत में इन सभी पेशेवरों को शूद्र वर्ण के रूप में पहचान दी गई। जब दास प्रथा जाति व्यवस्था स्थापित हुई और जब यह नष्ट होने वाली थी, तब बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूरदर्शी बुद्ध ने दास जाति व्यवस्था को नष्ट करने का बीड़ा उठाया और उसे अंजाम दिया। निस्संदेह जब कोई पुरानी सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है तो वह अपेक्षाकृत अधिक उन्नत तथा अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए समय की मांग के रूप में एक क्रांतिकारी दर्शन का निर्माण करना होता है, जो बुद्ध ने प्रदान किया। लेकिन इसके साथ साथ समय की मांग के अनुरूप उत्पादन के औजारों का भी क्रांतिकारी ढंग से विकास होते रहते हैं। इस अवधि के दौरान लोहे की खोज की गई और इसलिए लकड़ी के हल की जगह लोहे का हल आ गया और लोहे की कुल्हाड़ियां आ गई। जैसे जैसे जाति व्यवस्था नष्ट हो रही थी, जो गुलाम आजाद हो गए, उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगल साफ करना और जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे के हल ने इसे संभव बनाया। खेती से संबंधित लोहार, बढ़ई, कुम्हार आदि पेशे निर्मित हुए और फले फूले। कई मुक्त दासों ने इन नए व्यवसायों की ओर रुख किया। बौद्ध क्रांति के कारण स्वतंत्र हुए मेहनतकश 10 गुना अधिक उत्पादन करने लगे। ऐसा दा कोसंबी और प्राच्य विद्या पंडित को शरद पाटिल कहते हैं। जात्यंतक पूंजीवादी लोकतंत्र और उसकी समाजवादी पूर्ति शपा पृष्ठ 26 सामाजिक धार्मिक दास्ता से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध का क्रांतिकारी दर्शन काम आया और 10 गुना अधिक उत्पादन करने के लिए क्रांतिकारी तरीके से विकसित उत्पादन के साधन काम आए। यह अतिरिक्त उत्पादन देश विदेश में बेचा गया, अतः तत्कालीन अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। वर्ण व्यवस्था के विघटन के परिणाम स्वरूप पूग और श्रेणी नाम की एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ। सभी उत्पादक श्रेणी नाम के समाज घटक में संगठित हुए।
श्रेणी द्वारा तैयार किए गए पक्के माल को बाजार ले जाकर बेचने वाले व्यापारी पूग के रूप में संगठित हुए। हमें बताया गया है कि 6ठी शताब्दी तक पूग और श्रेणी द्वारा जाति व्यवस्था को रोका गया था। शरद पाटिल कहते हैं, उत्पादकों की श्रेणियों के प्रमुखों को बाद में श्रेष्ठी के रूप में सम्मानित किया गया। ईस्वी सन 1 में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र श्रृंग ने बृहद्रथ नामक अपने बौद्ध साम्राज्य के प्रमुख की हत्या करके सत्ता हासिल की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस राज्य क्रांति को ब्राह्मणवादी प्रतिक्रांति कहते हैं। शशांक जैसे अनेक ब्राह्मण राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। बौद्ध भिक्षु पराजित मानसिकता में चले गए और ब्राह्मणों का मनोबल बढ़ गया। शशांक और पुष्यमित्र शुंग से प्रेरणा लेकर कई राज्यों में ब्राह्मण अधिकारी और दरबारी सिर उठाने लगे। उन्होंने राज्य की नीतियों को बदलना शुरू कर दिया। स्वतंत्र रहे किसानों को भूदास बना दिया गया और उनकी भूमि का केंद्रीकरण कर दिया गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से आनुवांशिक सामंतों का निर्माण हुआ। इसने पूग और श्रेणी की अर्थव्यवस्था को नष्ट करना शुरू कर दिया। पूग, श्रेणी और बौद्ध धम्म के बीच संबंध अविभाज्य था, क्योंकि इन पूगों और श्रेणियों के कारण ही व्यापार मार्गों पर बड़े बड़े विहार, बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध गुफाएं आदि बनाए गए। भिक्षु संघ के आधार स्तंभ पूग और श्रेणी थे। उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था पनगु और मृतप्राय थी। सबसे पहले इन व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाया गया। समुद्री प्रतिबंध के कारण पूग और श्रेणी द्वारा उत्पादित माल घरेलू और विदेशी बाजारों में जाना बंद हो गया। गांव बंदी के कारण सामान गांव में ही बेचना पड़ता था। आइए हम बौद्ध मजजम निकाय के भाष्यकार सुत में वर्णित कुम्हार श्रेष्ठी का उदाहरण ले, या रोमिला थापर द्वारा अपनी पुस्तक लिनिएज टू स्टेट में वर्णित कुम्हार श्रेष्ठी का उदाहरण ले। बौद्धकालीन प्रसिद्ध कुम्हार जो 500 कुंभशालाओं का मालिक था और अपने 500 नामों से देश विदेश में बर्तन बेचता था। अब वह समुद्री प्रतिबंध और जाति व्यवस्था में गांव पर प्रतिबंध के कारण गांव की जरूरतों के लिए पर्याप्त बर्तन ही बनाने लगा। यानी 6 महीने तक 100 बर्तन बनाकर अपने गांव में ही बेचकर आजीविका चलाने लगा। उसके बाद पूंजी उत्पादन के लिए आवश्यक नकद पूंजी वापस ले ली गई। उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। उत्पादक का निर्मित माल खरीदने के बाद उसे नकद भुगतान किए बिना बलूत या सामान के बदले अनाज देने का कानून लागू किया गया, क्योंकि ब्राह्मणी छावनी को भय था कि यदि व्यापारियों के हाथ में नकदी आ गई तो वे उसे पूंजी में बदल देंगे और अपना व्यापार फैलाकर बाजार पर फिर से कब्जा कर लेंगे। अतः मनुस्मृति शूद्रादि अति शूद्रों द्वारा धन संग्रह करने का घोर विरोध करती है। मेंढक श्रेष्ठी जैसे 10 गुना अधिक अनाज पैदा करने वाले किसान, लोहार श्रेष्ठी, सुतार श्रेष्ठी जैसे सेवा के पेशे से जुड़े जैसे नाई, बढ़ई, धोबी आदि समाज घटकों को इसी प्रकार कमजोर किया गया। उसके बाद सबसे क्रूर प्रतिबंध आया, अंतर पेशेवर विवाह पर प्रतिबंध। प्रत्येक पेशेवर समाज द्वारा अपने स्वयं के पेशेवर समूह के भीतर ही विवाह थोपने से वंशानुगत पेशे के आधार पर जाति निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई। उसके बाद धर्म के पर्दे के पीछे ब्राह्मणवादी साहित्य रचा गया। पोथी पुराणों की रचना करके ब्राह्मणवादी कुप्रबोधन के माध्यम से जातीय दास्ता को स्वचालित किया गया। मनुस्मृति जैसी पुस्तकें लिखकर जाति व्यवस्था को सुसूत्रीकरण करके अनुशासित किया गया। जाति के निर्माण और जाति व्यवस्था के निर्माण में सबसे बड़ा कारक पेशा और पेशेवर थे। उन पर सबसे पहले और सबसे अधिक प्रतिबंध लगाकर जाति और वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। उस समय के ये सभी पेशेवर आज ओबीसी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जिस मूल कारक का उपयोग जाति व्यवस्था बनाने के लिए किया गया था, उसी का उपयोग जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित तरीके से एक साथ आने के बाद पानी बनता है, तो उस पानी को नष्ट करने के लिए पानी को विघटित करना होगा। जल को विघटित करने का अर्थ है पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक विशिष्ट तरीके से अलग करना और उन्हें उनकी मूल वायु अवस्था में वापस लाना। जाति तभी नष्ट होगी जब कुछ प्रक्रियाओं द्वारा एक जाति में संगठित होने वाले लोग विघटित हो जाएंगे। यह एक सरल प्राकृतिक फॉर्मूला है। ब्राह्मणी छावनी के सत्ताधारियों ने संविधान में दलितों आदिवासियों को आरक्षण देने में बहुत ज्यादा हिलहुज्जत नहीं की, लेकिन ओबीसी को आरक्षण न मिले इसके लिए पूरे 35 वर्षों तक कालेलकर आयोग, मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर रखा। आखिरकार 1989 में ब्राह्मणी छावनी को सत्ता से बाहर करने के बाद ही ओबीसी को मंडल आरक्षण मिलना शुरू हुआ। ऐसा क्यों? ब्राह्मणी छावनी ने आसानी से दलित आदिवासी महिलाओं को संसद में 33% राजनीतिक आरक्षण दे दिया, लेकिन ओबीसी महिलाओं को इस आरक्षण से वंचित रखा। क्यों?
ब्राह्मण शासकों ने कभी भी आदिवासी जनगणना का विरोध नहीं किया, न ही दलित जाति जनगणना का विरोध किया। लेकिन ब्राह्मण शासकों ने केवल ओबीसी की जातिवार जनगणना का पुरजोर विरोध क्यों किया और कर रहे हैं? ब्राह्मणी छावनी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी से क्यों डरती है? अब इस पर ध्यान देने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण शासक जानते हैं कि केवल ओबीसी ही जाति व्यवस्था के उन्मूलन का प्रभावी और सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकते हैं, और जैसा कि तमिलनाडु ने साबित भी किया है, इसलिए ब्राह्मणी छावनी लगातार केवल ओबीसी जातियों को अधिकार देने का विरोध करती रही है। आजादी के तुरंत बाद नेहरू ने ओबीसी की जातिवार जनगणना क्यों बंद कर दी? इसके पीछे कारण ये है कि ओबीसी जाति ही ब्राह्मणी छावनी को जड़ से नष्ट कर सकती है। यह एक स्वाभाविक तथ्य है जिससे ब्राह्मणी छावनी पूरी तरह परिचित है। अब इस लेख के अंत में हम सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार की जातिवार जनगणना से कैसे शुरू होगा ओबीसी आंदोलन का अंतिम चौथा जात्यंतर क्रांति पर्व। ओबीसी आंदोलन का पहला कालेलकर आयोग पर्व 1925 में रामास्वामी पेरियार ने कांग्रेस को लात मारकर शुरू किया था। ओबीसी आंदोलन का दूसरा मंडल पर्व 1980 में लालू मुलायम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने अपने मंत्रिमंडल में ओबीसी जातिवार जनगणना प्रस्ताव को मंजूरी देकर तीसरे जातिवार जनगणना के पर्व की शुरुआत की। और अब जातिवार जनगणना के सफल समापन के साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2023 से ओबीसी आंदोलन का चौथा और अंतिम जात्यंतर क्रांति पर्व शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर को बिहार की जातिवार जनगणना के आंकड़ों व डेटा की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा कि अब हमारे पास हर जाति का आंकड़ा और डेटा मौजूद है, इसलिए हम योजना बनाएंगे कि इन जातियों के उत्थान के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। इस वाक्य का अर्थ यह है कि विभिन्न योजनाओं को लागू करके इन जातियों को सम्मान के साथ अर्थव्यवस्था और बाजार में लाकर सक्रिय किया जाएगा। जाति व्यवस्था बनाने के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट करके जिन पेशेवरों को बाजारों से बाहर कर दिया गया था, वे सभी पेशेवर अगर अर्थव्यवस्था और बाजार में वापस आ जाएं, तो जाति समाप्ति की क्रांति शुरू होगी या नहीं? ओबीसी पथवॉट ने पत्थर से मूर्ति बनाकर मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद वह पथवॉट उनकी दृष्टि में अपवित्र बन जाता है। इसी प्रकार आजादी के 75 वर्षों में उत्पादक एवं सेवाकर्मी बलूतेदार मजदूरों व शिल्पकारों ने केवल सरकारी खजाना भरने के लिए ही काम किया, लेकिन उन्हें इस खजाने से उनके हिस्से का रिफंड कभी नहीं मिला। 75 वर्षों तक ब्राह्मण जोड़ बनिया जोड़ जमींदार जातियां राजकोष लूटने के इस कार्य को अंजाम देती रही। 75 साल बाद अब बिहार में पहली बार ये शूद्र सरकारी खजाने पर अपना अधिकार जमाएंगे। ये है जातिवार जनगणना का जात्यंतर कमाल। शाहू महाराज द्वारा दलित गंगाराम काम्बले को होटल का मालिक बनाने के बाद ही उन्हें नकदी मिलनी शुरू हुई। जब रोजाना नकदी आने लगी तभी एक मालिक के रूप में बाजार में उनका सम्मानजनक प्रवेश शुरू हुआ। अगर गंगाराम काम्बले को अतिरिक्त नकदी मिलती है तो वह इसे पूंजी के रूप में कहीं निवेश करेगा और वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए होटल से भी बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकता है। बौद्ध काल में पूरे देश में अनेक तेली श्रेष्ठी थे और उनकी बड़ी बड़ी तेल की घानियों से तैयार तेल देश विदेश के बाजारों में बेचा जाता था। ये तेली श्रेष्ठी इतने समृद्ध थे कि एक शिलालेख में दर्ज है कि नासिक खानदेश के अभीर राजा ईश्वर कृष्ण ने बौद्ध भिक्षुओं के इलाज के लिए कुम्हारों के श्रेणी के पास 1000 कारशापन और तेली श्रेणी के पास 500 कारशापन निधि जमा करने का उल्लेख एक शिलालेख में दर्ज होने की बात कही शरद पाटिल बताते हैं। जात्यंतर पूंजीवाद लोकतंत्र और उसकी समाजवादी पूर्ति शपा पृष्ठ 31। धूठे के पास कुसुम्बा नामक एक गांव है। गांव में तेली जाति की काफी आबादी है। उससे यह विश्वास करने की गुंजाइश बनती है कि यह गांव बौद्ध काल में तेल उत्पादन का केंद्र रहा होगा। इस गांव में महादा नागो चौधरी की छोटी सी तेल मिल 1990 तक अच्छी स्थिति में चल रही थी। संभवतः बौद्ध काल में महादा नागो के पूर्वज तेली श्रेष्ठी रहे होंगे, लेकिन जाति व्यवस्था ने उनके तेल पूंजी उद्योग को नष्ट कर दिया होगा। इसलिए अब वो दिन में 2-3 टन की तेल निकालते थे और धुले शहर की सड़कों पर घूमकर थैले पर बेचते थे। यह उनका नित्य का काम था। थैले की तेल टंकी पर बड़े अक्षरों में लिखा नाम मुझे आज भी याद है, बेबी घानी का तेल। देखिए धुले शहर को डिजाइन करते समय अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई जातिवार जनगणना का कैसे लाभ उठाया गया। ग्रामीण इलाकों में तेल उत्पादकों को अपना तेल बेचने के लिए धुले शहर में आकर रहना पड़ता था। इन तेल उद्यमियों के लिए अंग्रेजों ने धुले शहर में लगभग 2 किलोमीटर लंबी गली बनवाए।
आजादी के बाद के समय में तेल पूंजी उद्योग में बनिया जाति की घुसपैठ हो गई और पूरे तेल गलियारे पर मारवाड़ी बनिया जाति का कब्जा हो गया। आज भी धुठे शहर के लोग इस गली को तेली गली ही कहते हैं, लेकिन इस लंबी गली में एक भी तेली नहीं रहता, सभी बनिए रहते हैं। इस गली के एक छोर पर अवशेष के रूप में बना तेली जाति पंचायत भवन आज भी इस पराजित जाति की याद दिलाता है। 1990 के दशक के दौरान धुले में वैश्य मारवाड़ियों द्वारा सतीश सालवंत नामक एक तेल पूंजी कारखाना स्थापित किया गया था। आज धुले शहर तेल उत्पादकों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है और इन सभी तेल फैक्ट्रियों के मालिक हंसराज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, जुगल किशोर गिंदोडिया आदि मारवाड़ी वैश्य हैं। इनमें एक भी तेली व्यक्ति नहीं है। महादा चौधरी की बेबी घानी तेल फैक्ट्री 1990 से हमेशा के लिए बंद हो गई है। सहकारिता को बढ़ावा देने का दंभ भरने वाली महाराष्ट्र सरकार ने धुले में महाफिट की तेल बीज सहकारी परियोजना शुरू की। इसमें कोई तेली संचालक नहीं था। कांग्रेस बीजेपी के मराठा नेताओं सुभाष देवरे आदि ने भ्रष्टाचार करके पूरे प्रोजेक्ट को ही पलीता लगा दिया। इस सरकारी तेल परियोजना को बाद में एक मारवाड़ी ने खरीद लिया। यदि 1955 में ही कालेलकर आयोग लागू कर दिया गया होता या कम से कम पूर्ण मंडल आयोग 1990 में लागू कर दिया गया होता तो 1991 में निश्चित रूप से जातिवार जनगणना करानी पड़ी होती। इस जातिवार जनगणना में कुसुम्बा के महादा चौधरी के बेबी घानी तेल उद्योग का भी सर्वेक्षण किया गया होता और मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों में वित्तीय सहायता के लिए पैरा संख्या 13.27 से 13.31 के अनुसार चौधरी के बेबी घानी तेल उद्योग को विशेष वित्तीय सहायता, पूंजी सरकार की ओर से विशेष रियायतें, सब्सिडी सरकार की ओर से आधुनिक प्रौद्योगिकी सहायता, मशीनरी और सरकारी बुनियादी ढांचा, सड़क, पानी, बिजली प्रदान किया गया होता। उनका अनुसरण करते हुए अन्य तेली बंधुओं ने भी तेल उद्योगपति बनने का प्रयास किया होता। इस प्रकार कुसुम्बा गांव एक बौद्ध तेल केंद्र से एक पूंजीगत तेल औद्योगिक परिसर में बदल गया होता। भारत सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रथम भाग 1980 अध्याय 13 सिफारिशें पृष्ठ 57-60। ओबीसी के ऐसे पूंजीगत उद्योगों में अन्य विशिष्ट उच्च जातियों की घुसपैठ करने से रोकने के लिए मंडल आयोग की रिपोर्ट ने सरकार को विशेष उपाय करने की सलाह दी है। भारत सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट प्रथम भाग 1980 अध्याय 13 सिफारिशें पृष्ठ 57-60। तेली जाति को पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग व श्रमिक वर्ग नामक 3 वर्गों में विभाजित करने से ही तेली जाति नष्ट हो सकती है। तेली जाति को नष्ट करना मतलब तेली लोगों को मारना नहीं, बल्कि तेली जाति के लोगों को उच्च एवं अपेक्षाकृत अधिक समतावादी उन्नत वर्ग व्यवस्था में उठाकर स्थापित करना है। वर्गीय हित संबंध अधिक से अधिक प्रभुत्वशाली होने पर ही जातीय हित संबंध नष्ट होंगे। मंडल आयोग इस बात पर जोर देता है कि उत्पादक, कारीगर व श्रमिक जातियों से ही उद्योजक बनाया जाना चाहिए और उसके लिए ब्राह्मण, बनिया और जमींदार शासक जातियों को इस पूंजी उद्योग में घुसपैठ करने की अनुमति कतई नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ हमें मार्क्सवादी दर्शन की याद आती है। कारीगर व उत्पादक वर्ग से ही पूंजीपति वर्ग बनाया जाना चाहिए, तभी व्यक्ति स्वतंत्रता की पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति यशस्वी हो सकती है। ऐसा सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी शोधकर्ता इरफान हबीब हमें बताते हैं। इसके साथ ही वो यूरोपीय पुनर्जागरण जैसे सांस्कृतिक धार्मिक जागृति आंदोलन की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं। R.B. पाटनकर, अपूर्ण क्रांति, पृष्ठ 49-50। लेकिन भारतीय पूंजीपति वर्ग में अभी तक कारीगर जातियों, उत्पादक जातियों व सेवक वर्ग जातियों का नामात्र भी प्रवेश नहीं हुआ है। ये सभी जातियां आज भी गरीबी व लाचारी का जीवन जी रही है। भारतीय पूंजीपति वर्ग आज भी ब्राह्मण बनिया जाति से बन रहा है, ऐसा शरद पाटिल कहते हैं। जातांतक पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति और उसकी समाजवादी पूर्ति, पृष्ठ 137। ऐसी परिस्थिति में भारत में पूंजीवादी लोकतांत्रिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मंडल आयोग का संपूर्ण कार्यान्वयन सूक्ष्म स्तर से सटीक ढंग से करने की जरूरत है। इस सख्त कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आंकड़े और विस्तृत जानकारी केवल जातिवार जनगणना ही दे सकती है। बिहार द्वारा जातिवार जनगणना के माध्यम से ये कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि यह जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया तो भारत में जातिगत पूंजीवादी क्रांति हो जाएगी और हमें दमनकारी जाति व्यवस्था से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इस जाति अंतक क्रांति पर्व का नेतृत्व स्टालिन, लालू, मुलायम, नीतीश ये 4 ओबीसी नेता कर रहे हैं, जो बहुत ही संतोषप्रद एवं आश्वस्त करने वाली बात है।